गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलर क्वेस्ट में। साथियों, आज है 29 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। साथ ही साथ जो भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि उनके फैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजी के साथ में हम रिवाइज करेंगे जो भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा किस तारीख से भारत पर 25% यूएस टैरिफ लागू हुआ? तो अगर इसकी बात करें तो जो अमेरिका का जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ चालू हुआ है उसकी बात की गई थी 27 अगस्त से ये लागू हो चुका है। यानी 27 अगस्त आप समझ सकते हो कि 2 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 2025 में भारत पर 50% टैरिफ लगेगा। भारत का जो भी गुड्स अमेरिका में बिकने जाएगा उस पर 50% टैरिफ लगेगा। मैंने इस पर वीडियो भी दी हुई है, आप देख सकते हो। देखिए, जैसे हम बता दें, अगर ये टैरिफ जो है 50% का मतलब समझिए 100 की कोई चीज है तो वो जाके कितने में मिलेगी? 150 में बिकेगी। ये तो कितना माल वहां पर बिकने जाता है, किस किस सेक्टर पे इफेक्ट आएगा टैरिफ का, कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं इंडिया को, अब आके हम देखेंगे इनको। तो देखिए, ये सब हम आपको बता दें, आपको जान करके हैरानी होगी कि देखिए मोटा मोटा हम लोग कुछ फैक्ट बता लेते हैं। 6 अगस्त को 25% टैरिफ लगाने की बात की गई थी। 7 अगस्त को लग रहा था 25% टैरिफ, लेकिन उससे एक दिन पहले ही ये कह दिया कि हम 25% और लगाएंगे। टोटल हो गया 25-25 मिला करके 50%। अब 25% और हो गया। भारत और अमेरिका के बीच 11 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें भारत 59 लाख रुपए का करोड़ का सामान बेचता है, जबकि 3.41 लाख करोड़ का सामान खरीदता है यूएस से। टोटल भारत जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा होता है दुनिया में, उसमें 18% अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका में अपना, और ऐसे में जब अमेरिका 50% टैरिफ लग गया तो टोटल तो बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखने को मिलेगा। एक चीज और कंफ्यूजन है, आपको क्लियर कर दें कि ये 25% आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि 50% टोटल नहीं लिखा गया है। वहीं पर हम आपको बता दें कि जैसे कि ये टोटल जो हो जाएगा 50%। हाल ही में ओपन एआई ने 2025 में भारत में कहां पर अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की हुई है। तो ओपन एआई की बात आई है। ओपन एआई आप जानते हो, हम आपको बता दें, ये भारत में अपना पहला कार्यालय खोल रहा है। और कहां पर खोल रहा है? इसमें नई दिल्ली में खोलेंगे। ओपन एआई ये वही है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी एआई टूल जो है, तो ओपन एआई अब भारत में एंट्री कर रहा है, क्योंकि आप देखो दुनिया भर में अमेरिका के पास दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा जो बाजार है चैट जीपीटी का है, वो इंडिया ही है। तो इसलिए अब इसने घोषणा की है कि नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय इस साल के अंत तक खोल देगा। ओपन एआई की भारत सरकार के साथ साझेदारी भी हो रही है। इंडिया एआई मिशन में योगदान भी दे रहा है। ओपन एआई चैट जीपीटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे आईआईटीज में पढ़ाए जाने को भी बातचीत की जा रही है, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इससे और तेजी से भारत एआई सेक्टर में आगे बढ़ेगा और ये इंडिया एआई मिशन के तहत किया जाएगा। भारत में अगर देखा जाए कि पिछले 1 साल में हर साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता यूजर्स जो हैं, इनकी संख्या 4 गुना बढ़ी हुई है। वीकली यूजर जो होते हैं उनको 4 गुना बढ़ गए हैं पिछले 1 साल में। अगर अंत तक बात करें तो वैसे अपने ओपन एआई के सीईओ का नाम आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है सैम अल्टमैन है। कौन है सैम अल्टमैन? ओपन एआई के सीईओ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईएमडी की स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर है? आईएमडी द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी कर दिया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी कौन कौन सी हैं और भारत में कौन कौन सी हैं, दोनों हम लोग जानेंगे। तो दुनिया भर में अगर बात करें तो जब सबसे स्मार्ट सिटी कौन निकल करके आई है तो वो है ज्यूरिख। आप जानते हो स्विट्जरलैंड में है और ये सबसे स्मार्ट सिटी बताई जा रही है आईएमडी की रैंकिंग के अनुसार। दूसरे पर अगर ओस्लो बताया गया है, तीसरे पर जिनेवा है, और भारत में टॉप पर बात करें शहरों में तो कौन है? भारत में सबसे स्मार्ट सिटी दिल्ली को बताया गया है। दूसरे पर मुंबई है, तीसरे पर हैदराबाद है। इसमें टोटल 146 शहर शामिल करे गए हैं। 6वां संस्करण था इस बार का आईएमडी के स्मार्ट सिटी इंडेक्स का। इसमें बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, हेल्थ, गतिशीलता, मोबिलिटी, गतिविधियां, अवसर, शासन के तहत आधार पर वैश्विक शहरों की रैंकिंग की गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बारबाडोस में आयोजित होने वाला 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी में भारत इस संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका जो प्रतिनिधित्व मंडल की बात हो रही है किया ओम बिरला जी। ओम बिरला कौन है? ये ओम बिरला जो हैं भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कह सकते हो आप लोग।
लोकसभा अध्यक्ष हैं, जैसे कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन, भारत के हैं ये। और लोकसभा क्या है? ये आम या निम्न सदन, जैसे कि बात करें भारत का, भारतीय संसद का, उसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं। बारबाडोस में वहां पर आयोजित हुआ 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, उसमें भारत को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, भारत की तरफ से शामिल हुए। देखिए, लोकसभा में इस बार का 68वां जो सीपीसी था, इसका विषय था द कॉमनवेल्थ, एक ग्लोबल पार्टनर राष्ट्रमंडल, एक वैश्विक साझेदार राष्ट्रमंडल के बारे में आपको बहुत बता चुके हैं कि जैसे कि ये उन देशों का एक समूह है, संगठन है, जहां पर कभी न कभी ब्रिटिश शासन रहा करता था और कहें ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनियां थी उनको लेकर के एक राष्ट्रमंडल बनाया गया था। तो उसके बाद से ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी आप सुनते हो, कॉमनवेल्थ गेम होता है, कॉमनवेल्थ के संसदीय सम्मेलन होते हैं और इवेंट भी होते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इससे रिलेटेड कि यहाँ पर इन देशों में जो एम्बेसी होती है ना, नहीं होती है एम्बेसी, मतलब दूतावास नहीं होता है, उच्च आयोग होते हैं यहाँ पर, कमिश्नरेट होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो सीपीसी जो है सीपीए की 181 शाखाओं के सांसद में सबसे बड़े सम्मेलन में से एक माना जाता है। लोकतंत्र और शासन पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए होता है। इस बार ये हुआ है अभी बारबाडोस में, ब्रिज टाउन में। कब से शुरू हुआ है? तो 1911 से ये शुरुआत हुई थी इसकी। क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किसको अपना उपाध्यक्ष एवं कहें मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ नियुक्त किया? तो चीफ रिस्क ऑफिसर ये नियुक्त किए गए हैं अभी डॉक्टर राजीव रंजन को। डॉक्टर राजीव रंजन ये भारत को रिस्क से बचा चुके हैं। न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी को भी रिस्क से बचाएंगे। ये भारत में आरबीआई के एमपीसी कमेटी के अध्यक्ष सदस्य रह चुके हैं। अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो आरबीआई गवर्नर होता है। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अक्सर इनके बारे में चर्चा होती रहती है जब कोई मॉनेटरी रेट्स करते पड़ते हैं। तो एमपीसी के ये सदस्य रह चुके हैं। एमपीसी के सदस्य में आरबीआई के 3 और गवर्नमेंट के 3 रहते हैं। आरबीआई में ये काम करते थे। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि ये तो उपाध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष पूछा जाए तो दिलमा रावसेफ ये अध्यक्ष हैं इनके, इस बताएंगे आप, दिलमा रावसेफ। अगला है मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने वानखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है? तो क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ किया है? तो ये साथियों मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ये सुनील गावस्कर जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, भारतीय कप्तान रहे हैं और दिग्गज क्रिकेटर जैसा कि कहें समझो, तो इनकी प्रतिमा और जो शरद पवार की प्रतिमा है, इमेज जो है, इनका उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ शरद पवार के नाम से एक क्रिकेट म्यूजियम, क्रिकेट संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय कहाँ है? ये देखो, ये दोनों जो इमेज जैसे कि इनकी जो प्रतिमा बनती है, मूर्ति, ये संग्रहालय का नाम इनको डेडिकेट किया गया है। और प्रतिमा सुनील गावस्कर की है, उस मैच की है जिसमें उन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे। 10,000 रन उस टाइम पर समझो, ये पूरा करने वाले पहले डिजिटल मास्टर हैं, लिटिल मास्टर हैं। सैनी के नाम से भी इन्हें जाता है। सुनील गावस्कर इनको गेट पर ही स्टैचू है जैसा कि, और उसके बाद शरद पवार की बात करें तो स्टैचू ये भी है। आप कहोगे शरद पवार कौन है? वही जो महाराष्ट्र में नेता है, हाँ बिल्कुल वही जो एमसीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बीसीसीआई की अध्यक्षता के दौरान काफी कुछ अच्छे परिवर्तन हुए, चेंजमेंट आए थे। बीसीसीआई ने काफी अच्छा लीडरशिप इन्होंने दिखाया था। ऐसा कहा जाता है कि इनकी वजह से सम्मान में यहाँ पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो संग्रहालय बनाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में, उनको इनके नाम को डेडिकेट किया गया है, शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय। शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही खास रहता है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसका हेडक्वार्टर भी वानखेड़े स्टेडियम में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा वहां पर नई दिल्ली मत बता देना, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो रोजर बिन्नी है, ये भी नाम याद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की पहली जो है पूरी तरीके से स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार का उद्घाटन किया हुआ है? तो मोदी जी ने अभी गुजरात में कहां पर किया है? गुजरात में भारत का जो पहला पूरी तरीके से बात करें पूर्णतः स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार का उद्घाटन किया हुआ है और पूरी तरीके से ये स्वदेशी रहेगी और गुजरात के हंसलपुर में उद्घाटन किया है। और 26 अगस्त से ये मतलब जैसे कि नाम है इसका इटारा जो है, ई इटारा, ध्यान रखें
कि इसमें हर एक जो इक्विपमेंट बना हुआ है, इसके पुर्जे लगाए गए हैं, वो भारत में ही बने हैं, स्वदेशी तरीके से, पूर्णतः स्वदेशी है। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले इलेक्ट्रिक कार बनी है। भारत ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार बहुत सालों से बना रहा है, लेकिन ये पहले जो है स्वदेशी तरीके से, मतलब कि भारत में ही इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। मारुति सुजुकी ने इसे बनाया है और इसका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर भी किया है। इसका प्रोडक्शन इस हिसाब से किया गया है कि आने वाले दिनों में 100 से ज्यादा देशों में इसका एक्सपोर्टेशन किया जाएगा, यानी निर्यात किया जाएगा। कहाँ जाएगा? जा रहा है कि ये कंपनी का दावा है कि एक बार में मतलब फुल चार्ज करने पर ये 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 500 किलोमीटर चार्ज करने पर चलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कुल कितने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीते? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, भारत के ये आए मात्र 2 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ गोल्ड पूछा गया है कि टोटल गोल्ड कितने जीते हैं। टोटल गोल्ड आए हैं 2। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2025 में आयोजित हुई है, ये बुल्गारिया में आयोजित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर 20 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने टोटल 9 पदक जीते टोटल, जिसमें 2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। तो गोल्ड जीता है 2 भारत ने, लेकिन 2 गोल्ड किसने किसने जीता है ये पूछा जाएगा। तो काजल ने जीता है महिला की 72 किलोमीटर कैटेगरी में, और तपस्या गहलावत ने जीता है महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में। तपस्या गहलावत ने पहला गोल्ड जीता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के लिए जो पहला गोल्ड किसने जीता है, तो इसमें तो पहला गोल्ड जीता है तपस्या गहलावत ने। टोटल 2 ही गोल्ड आए हैं। 2024 में 7 मेडल आए थे, इस बार थोड़ा सा बेटर पोजीशन है अपना भारत, और 9 मेडल आए हैं इस बार। हाल ही में आयोजित भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को गहरा किया है? तो भारत और जापान के बीच में अभी स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के, एक क्लीन एनर्जी को लेकर के पार्टनरशिप को यहाँ पर बात की गई है, स्ट्रॉन्ग किया गया है। क्लीन एनर्जी, जैसे क्लीन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जिससे कार्बन का एमिशन नहीं होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या कहें पवन ऊर्जा होती है। इसके अलावा और भी कई तरीके के एनर्जी जो भी है, मतलब आप समझो कि कार्बन का एमिशन ना करे, और भारत ऐसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और क्लीन एनर्जी सोर्सेस पर लगातार काम कर रहा है। इसमें जापान के साथ मदद ली जा रही है। जापान और इंडिया क्लीन एनर्जी पर ये गहरी साझेदारी किए हुए हैं। तो इस साझेदारी के अभी मीटिंग में भारत के मनोहर लाल खट्टर जी को, जो कि विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, ये और जापान के व्यापार, अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री मोटोयोगी, इन दोनों के बीच में अभी मीटिंग हुई है। ये ऑनलाइन मीटिंग रही है, लेकिन इन दोनों देशों ने भारत और जापान के ऊर्जा संवाद को अभी पूरा आयोजित किया। 25 अगस्त को इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग संपन्न हुआ है। तो जापान और भारत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को और रणनीतिक महत्व ये देता है। जापान के प्रधानमंत्री जैसा कि सिंह अगर बात करें ये हैं, और यहाँ की करेंसी होती है येन, टोक्यो राजधानी होती है। अब हाल ही में आयोजित 134वां डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जैसे कि हम बता दें, ये हाल ही में आयोजित हुआ है और ये 134वां डूरंड कप है इस बार का। तो आप समझ सकते हो कितना पुराना डूरंड कप है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और 134वां संस्करण ये संपन्न हुआ। इस बार इसको जीता किसने है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता हुआ है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो ये जीत लिया है डूरंड कप। डूरंड कप भारत में होता है, बहुत ही फेमस है यहाँ पर। और मतलब आप समझ लो कि ये जैसा कि ऐसा समझो कि इसमें 134वां जो संस्करण हुआ है इस बार का, आपको इससे अंदाजा लगेगा कि ये कितना पॉपुलर रहा होगा, कितना बड़ा है, कितना पुराना है। और यही डूरंड कप जो है भारत में थोड़ा बहुत जिंदा रखा है किसको? फुटबॉल को। वैसे तो रैंकिंग में बहुत हालत खराब है भारत की वर्ल्ड फुटबॉल में, लेकिन 23 अगस्त से ये विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन कोलकाता में इसका फाइनल हुआ है। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया फाइनल में 6-1 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इम्फाल, कोकरा, जयजार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर मैच मिलाकर के आयोजित किए गए हैं। अलाउद्दीन अजय ने 8 गोल के साथ में टूर्नामेंट में शेष स्कोर किया है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सलोनी क्वेस्ट सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको जितनी भी डिटेल्स पीडीएफ होती है, जो भी वीडियोस होते हैं, उनकी